नहीं आएगा, बता रही हूँ। ये देखो जैसे मैंने लिखा इफ ही विल कम, जैसे जैसे ऐसा रहता आई विल कम एंड ही विल गो, तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होता है, बट यहाँ तो लगा दिया, यहाँ करेक्ट है। मैंने बोला है ना एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होता है, बट ये सेंटेंस कंडीशनल थोड़ी है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे दो फ्यूचर आ सकता है। बट अगर मैं इस सेंटेंस को कंडीशनल बनाऊं, इफ आई विल कम ही विल गो, अब ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया। कंडीशनल मतलब एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ही विल गो ऑन द कंडीशन दैट आई कम, मींस ही विल गो, वो तभी जाएगा ना जब मैं आऊंगा, मींस उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है, तो ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, कौन वाला फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के क्लॉज वाले के साथ इफ आई कम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया था। चलो अब मैंने बोला था कि मंडे को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। समुद्र मंथन बैच कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड। थोड़ा सा समुद्र मंथन बैच अगर आपका कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका जैसे मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको वर्ब पढ़ा दिया, अब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी। और टेंस के बाद जनरली मैं आपको नरेशन वॉइस पढ़ाती हूँ, लेकिन इस बैच में मैं सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी सब, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाने के बाद उसके बाद वॉइस और नरेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बैच में आना शुरू कर दे। तो मैं टेंस खत्म करूंगी इस वीक में, ठीक है। इस वीक में मेरी कोशिश रहती है, ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी ना कि सब्जेक्ट वर्ब और ये खत्म कर दूं। इससे क्या होगा, इधर आपका वोकैब भी हो रहा है और ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 70% एरर बनना शुरू हो जाएगा। बाकी हम लोग उसके बाद प्रैक्टिस बैच में आना शुरू कर दें, ठीक है। कंडीशनल बता रही थी कि कंडीशनल सेंटेंस में, अब देखो अब बीच में टोकना नहीं, ये बीच में टोकना नहीं। चलो मैंने लिखा इफ ही विल कम या इफ ही विल वर्क ही विल सक्सीड। आपको कंडीशनल सेंटेंस का मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी, रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। मुझे टेंस खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके इसी बैच में एक रिकॉर्डेड वीडियो कंडीशनल का डालूंगी, उसको भी जरूर देख लीजिए। ओके, when he will come I will complete the work। अच्छा एक मिनट इसको मत लिखो, if वाला पहले लिख देती हूँ। if we heat water it boils at 100 degrees C, when he will come ये सीपीयू में पिछले साल के सीपीयू पेपर में बहुत ज्यादा आया था ऐसा टाइप ऑफ एरर। आप पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, सब सेंटेंस को कॉपी करके और पेंस डाउन करना। आप पहले आप इसको लिखो, उसके बाद फिर मैं इसको समझाती हूँ। कंडीशनल सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख के डन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कंडीशनल सेंटेंस वाला पार्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अब देखो ये सेंटेंस कंडीशनल है ना, ओके, ये सेंटेंस कंडीशनल है। इफ ही विल वर्क ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन कि वो कड़ी मेहनत करेगा। ओके, वो सफल तभी होगा ना जब वो कड़ी मेहनत करेगा। कैसे पता चल रहा है ये सेंटेंस कंडीशनल है? ये है कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, इफ कंडीशनल वर्ड है। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है, दो फ्यूचर नहीं आएगा। कौन वाला फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के बाद हो सकता है कि ये कंडीशनल वर्ड बाद में भी हो, ऐसा भी आ सकता है। ही विल सक्सीड इफ ही विल वर्क, तो ये मत समझना कि पहला वाला विल हटाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरा वाला विल हटाना है, क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है ना, कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट डालना, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक कंडीशनल सेंटेंस में ना दो विल नहीं आएगा, तो यहाँ का विल, ये वाला विल हटाओ। जो कंडीशन वाला शुरू में रहेगा, शुरू वाला विल हटा देना, कंडीशनल वर्ड बाद में रहेगा, बाद वाला हटा देना, तो इफ ही वर्क्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस सही हो गया। अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो सफल होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस मतलब कंडीशनल वाला भाग सिंपल प्रेजेंट में जाता है। अब मैं कंडीशनल सेंटेंस का अभी तो आपको प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ, जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगी ना तो कंडीशनल वाला पास्ट में भी जा सकता है, लेकिन पास्ट में कैसे क्या होगा वो हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। देखो एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, ही विल सक्सीड सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। और कहने का मतलब ये है ना कि हमेशा इसी पार्ट में एरर नहीं रहता है, ओके, हमेशा ऐसा नहीं है कि विल लगा के एरर दे देंगे। कभी कभी सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी एरर डाल देते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट में भी एरर डाल देते हैं, तो हमारे बच्चे रट लेते हैं कि मैम कंडीशनल वाला सेंटेंस में ना, इसका मतलब है कि कंडीशनल वाला सेंटेंस में हमेशा कंडीशनल वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा और बाद वाला सिंपल फ्यूचर, बाद वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कंडीशनल वाला सेंटेंस में ना ध्यान से देखना, कंडीशनल वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में पहला वाला भाग सिंपल प्रेजेंट में तो रहेगा। ये देखो इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ये देखो ये कंडीशनल है, जब वो आएगा ना तब मैं काम करूंगा, मींस मैं काम तभी करूंगा जब वो आएगा। ये भी कंडीशनल है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है। देखो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट,
देखो कहने का मतलब ये है ना कि कंडीशनल वाले प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल वाला पार्ट तो सब सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ये फ्यूचर था तो मैंने इसको काट के सिंपल प्रेजेंट किया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये कंडीशनल है। ये सब वर्ड से सबा के कंडीशनल बन रहा है, तो सारा कंडीशनल वाला जो वर्ड है ना उसके साथ वाला क्लॉज है वो तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाद वाला हमेशा सिंपल फ्यूचर ही रहेगा ऊपर वाले की तरह। वो तो सेंटेंस का सेंस देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। यहाँ पे देखो कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर लगाया, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के साथ इट बॉयल्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही, लेकिन यहाँ पे आपने लगाया फिर से सिंपल फ्यूचर। ये वाला तो हर जगह सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ये सिंपल फ्यूचर लगाया, और यहाँ पे आपने फ्यूचर परफेक्ट लगाया, और यहाँ पे आपने फ्यूचर आई विल बी डूइंग द वर्क फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाया, और सब सेंटेंस करेक्ट है। ऊपर वाला खाली रॉन्ग था, यहाँ से लेकर ये सब सेंटेंस करेक्ट। तो देखो मुझे ये चीज बताना है ना कि कंडीशनल वाला पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट रखना है, बट बाद वाला वर्ड सिंपल प्रेजेंट भी जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी जा सकता है, और सॉरी फ्यूचर परफेक्ट भी जा सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। ठीक है, पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में रहेगा और दूसरा वाला पार्ट हमेशा फ्यूचर में रहेगा, और फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है। सबका सेंस अलग है ना। जब वो आएगा तो मैं इस काम को करूंगा, अभी किया नहीं है, फिर वो बोल रहे हैं व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तो मैं इस काम को कर चुका हूंगा। मतलब जब वो आएगा, अभी मैंने यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, जब वो आएगा तभी मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे व्हेन ही कम्स, जब वो मेरे पास आएगा तो मैं अपना काम कर चुका हूँ। कल मैंने उस दिन आया था, ओके, इसी का कंटिन्यूएशन ई है। अनलेस एड अराइव्स, जब तक हेल्प नहीं आएगा ना, आने वाले कुछ हफ्तों में हेल्प नहीं आएगा, हेल्प नहीं आएगा ना, आने वाले कुछ हफ्तों में हेल्प नहीं आएगा, तो काफी लोग मर जाएंगे। अब देखो ये अनलेस कैसा सेंटेंस, अनलेस कंडीशनल है, ठीक है, और कंडीशनल वाला सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट। ओके, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कंडीशनल वाला में ही एरर आएगा, यहाँ तो कंडीशनल वाला सही है, कंडीशनल वर्ड तो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, बट सेंस देखो जब तक हेल्प नहीं मिलेगा ना, आने वाले कुछ हफ्तों में अगर मदद नहीं मिली तो हजारों लोग मर रहे हैं, नहीं हजारों लोग मर रहे हैं नहीं होगा, हजारों लोग मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आप सिंपल प्रेजेंट रखोगे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हजारों लोग मर रहे हैं, जब तक हेल्प नहीं होगा हजारों लोग अभी मर नहीं रहे, दे आर टेलिंग कि अगर हेल्प नहीं आता है ना तो थाउजेंड्स विल स्टार्व, तो यहाँ पे इसको सिंपल फ्यूचर। तो कभी कभी सेकंड पार्ट में भी एरर आ जाए, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी। ठीक है, ये वाला सेंटेंस इसको अंडरलाइन कर लो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अब इसको अंडरलाइन कर लो, और ऑप्शन है ए बी सी और लास्ट वाला डी है। तो अब देखो कौन सा करेक्ट है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो फ्यूचर लगाना, और फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर हो सकता है, सिंपल फ्यूचर। देखो लेटर रीच का मतलब है चिट्ठी पहुंच गया है, नहीं ये बोल रहे हैं जब मेरे पास चिट्ठी पहुंचेगा ना तभी तो मेरे को सच्चाई पता चलेगा, तो ये तो सिंपल फ्यूचर है, तो ये वाला सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना, ये सिंपल प्रेजेंट। और विल तो नहीं लगा सकते क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, मतलब विल दो फ्यूचर नहीं आता। और हैज रीच्ड का है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ऑलरेडी लेटर पहुंच चुका है, चिट्ठी पहुंच चुका है, लेकिन ये बोल रहे जब चिट्ठी पहुंचेगा तब तो मेरे को सच्चाई पता पहुंचा नहीं। सिंपल प्रेजेंट है, एक सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा सिंपल फ्यूचर। ओके, तो ये सारी कहानी सिंपल सॉरी हाँ सिंपल प्रेजेंट की थी। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। ठीक है, हमने सिंपल प्रेजेंट डील कर लिया, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। हो गया, चलो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। ओके, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से जैसे जैसे एरर्स आता है वो कर लिया। नाउ विल बी मूविंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो शुरू में किया ही हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। इज और आर बेसिक बता देती हूँ प्लस आईएनजी। ठीक है, ये अपनी एग्जांपल शुरू वाले दिन में लिखा भी था। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। फिर मैंने लिखा द ट्रेन, पहला दिन मैंने डिस्कस किया था, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट डे एकदम बेसिक किया था, ठीक है, तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा हम लोगों ने क्या किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके लिए होता है? एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, वो एक्टिविटीज जो प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन आपने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कई बार फ्यूचर भी बताता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह, इमीडिएट फ्यूचर के लिए। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला है। अब देखो ही इज गोइंग टू स्कूल, आप बोलोगे मैम ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ये भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना ये अलग बता रहा है, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, इज गोइंग टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा रहा है, ये काम प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन ये देखो द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रही है नहीं। ओके, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर मतलब ट्रेन एंटर करने ही वाली है, तो है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट यहाँ पर ये फ्यूचर बता रहा है। ओके, जैसे बोलते हैं ना द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर, लिखा मैंने द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। और फिर मैंने लिखा द ट्रेन इज गोइंग टू, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर। तो आप बोलोगे कि मैम पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला इज कौन सा टेंस है? ये इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और इज गोइंग टू कौन सा टेंस है? इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन कई बार जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ तो वहां तो अभी जो काम चल रहा है, लेकिन आई एम गोइंग, आई एम लिविंग, बिहार लिख दिया मैंने, आई एम लिविंग फॉर बिहार नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में बिहार जाने वाली हूँ। ओके, तो वो तो फ्यूचर हो गया ना, तो कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए भी लिख देते हैं, और कभी कभी तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। और अगेन सिंपल प्रेजेंट भी फ्यूचर बताता है, ट्रेन एंटर करने ही वाली है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर बता सकते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास डील कर लिया। नियर फ्यूचर के लिए हम सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और कब कैसे यूज करेंगे ना, ये हमने एक दो क्लास पहले कर लिया। अब देखो इससे, ये तो बेसिक था, अब इससे एरर्स कैसे कैसे आएगा। कभी कभी फ्यूचर कंटिन्यूअस जो काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए तो यूज करते ही हैं, कभी कभी फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कर देते हैं। ओके, यहाँ से बस आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। अब इससे एरर कहाँ से आए? अब हर वर्ब का आईएनजी बनता है ना, ये मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में बताया भी था। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता, जैसे टीचिंग, टीच का टीचिंग बनता है, राइट का राइटिंग बनता है, ठीक है, रन का, हर वर्ब का आईएनजी बनता है। वो सारे वर्ब जो कंटिन्यूएशन में चलता है, जैसे पढ़ाने का काम कंटिन्यूएशन में चलेगा, दौड़ने का काम, चलने का काम, सोने का काम, लिखने का काम, खाने का काम, ईटिंग, तो जो काम कंटिन्यूएशन में चलता है ना उसका आईएनजी बनता है। बट कुछ वर्ब्स, ठीक है, कुछ वर्ब्स का आईएनजी नहीं बनता है। अब याद करो, आपको पहला दिन मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, ठीक है, जो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं, एक्शन का मतलब है जिस वर्ब में कोई क्रिया चल रही है, क्रिया होगी तभी तो क्रिया को कंटिन्यूएशन में दिखाओगे ना। जैसे पढ़ने का काम कंटिन्यूएशन में कर सकते हो, ओके, लिखने का काम, खाने का काम कर सकते हो, तो जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं उसका आईएनजी बना सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसका आईएनजी नहीं बनता है। जैसे जैसे लाइक करना स्टेटिव वर्ब, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, इसका लाइकिंग नहीं होगा। और कभी कभी होता भी है, तो कब कैसे होता है बताऊंगी। जैसे नो, मैं किसी को जान रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे जानने में मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, मेरे द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, तो उसको हम कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते, ठीक है, कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते हैं। सी, उसका भी आईएनजी नहीं होगा। वांट, चाहना, वांटिंग नहीं हो सकता है, डिजायरिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और जब मैंने पहला दिन वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस दिन भी पढ़ाया था आपको कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी होता है, ठीक है, बट एक्शन वर्ब का आईएनजी होता है। एक्शन वर्ब का आईएनजी क्यों होता है? क्योंकि एक्शन कोई काम हो रहा है उसी को तो कंटिन्यूएशन में दिखाओगे ना। बट नो, लाइक, ये सब में कोई क्रिया नहीं हो रही है, जब क्रिया नहीं हो रही है तो कंटिन्यूएशन कैसे दिखाओगे? इसका आईएनजी नहीं हो। ओके ओके, राइटिंग में सिंगल टी होता है, राइटिंग में डबल टी नहीं होता। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी मैक्सिमम 80% वर्ब का तो आईएनजी होता ही है, लेकिन कुछ 20% वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं आता, वहीं से एरर आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला वर्ड, लिखते जाओ, नो। नो एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, नो एक किसी को जानना। और जैसे आई नो इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश पता है, तो इंग्लिश जानने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, मेरा किसी चीज को जानने में कोई एक्टिविटी थोड़ी चल रहा है, कोई क्रिया मेरे द्वारा, कोई एक्शन थोड़ी किया जा रहा है कि उसका आईएनजी लगा दो। नो स्टेटिव वर्ब का काम करे वाक्य में तो उसका आईएनजी नहीं होता। लेकिन कभी कभी नो वर्ड का नोइंग होता है। ऐसा कब होता है? जब वो नोइंग जीरेंट फॉर्म में, जब वो जीरेंट फॉर्म में, इसका मतलब है कि जब वो नोइंग नाउन हो, ठीक है, मैंने आपको बताया ना जीरेंट नाउन होता है, तो नो का आईएनजी नहीं बनता है। कब? जब नो वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है, स्टेटिव वर्ब का। बट कभी कभी वाक्य में नोइंग नाउन का काम करता है, नाउन मतलब जीरेंट का काम कर रहा है, तो उसका तो आईएनजी बनेगा, उसका बन जाएगा। तो आप पहचानना है कहाँ जीरेंट है, कहाँ मेन वर्ब है। ही इज नोइंग द ट्रूथ। आफ्टर, एक ऐसा एरर पिछले साल ना एक आर्टिकल का एरर आया था, ठीक है, ऐसा आया था, आफ्टर नोइंग ट्रूथ लगा के दे दिया था, आफ्टर नोइंग ट्रूथ आई गेव माय ओपिनियन, ठीक है, यही सेंटेंस आया था।
आई गेव माई डिसीजन, सच्चाई जानने के बाद ना मैंने डिसीजन दे दिया। ये वाला सेंटेंस आया था और यहाँ पे एक एरर था, यहाँ पे एरर नोइंग वाला नहीं था, ठीक है। एक पिछले साल एक ऐसा एरर आया था, यहाँ पे हमें द लगाना था, द नहीं लगाया था एग्जाम में। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना डिसीजन दिया। तो किसी खास चीज़ की सच्चाई की बात हो रही है ना, किसी मैटर की सच्चाई की बात हो रही है, किसी खास चीज़ की सच्चाई मुझे जब पता चली तो मैंने अपना निर्णय दिया। तो खास सच्चाई की बात हो रही है तो द जरूर लगाना, एग्जाम में उन्होंने द नहीं लगाया, ठीक है, ऐसा भी एरर आया था। चलो यहाँ तो क्या दूसरा है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि नोइंग वर्ड नहीं होता है, बट यहाँ का नोइंग गलत है, सही है, बट यहाँ का नोइंग गलत है। क्यों? ये आफ्टर क्या है? आफ्टर ये जो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य का सब्जेक्ट ना आई है और गेव वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब देखना है। वर्ब किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए। ये ट्रूथ को सब्जेक्ट मत समझ लेना, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा वाक्य सब्जेक्ट से ही शुरू हो, कभी हमारा वाक्य ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है। हमारा सब्जेक्ट तो आई है, उसका वर्ब ये जो है ना आफ्टर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट मतलब नाउन आता है। इसका मतलब है नोइंग नाउन है। आप बोलोगे मैम आईएनजी फॉर्म नाउन कैसे हो गया? ओके, बगैर इज एम आर का जो आईएनजी लगता है ना, बगैर इज एम आर लगाए जो आईएनजी आता है वो नाउन होता है और उसको हम जीरेंट बोलते हैं। तो यहाँ का नोइंग वर्ब है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर वाक्य में नो वर्ब का काम करे तो उसका आईएनजी नहीं होता है, लेकिन अगर नो नाउन का काम करे तो होगा। तो यहाँ तो नाउन का काम कर रहा होगा, पर ऊपर वाले में तो वर्ब का काम कर रहा है ना, वो सच्चाई जान रहा है, तो इसका आईएनजी नहीं होगा। आईएनजी हटेगा तो ये भी तो हटेगा, और प्रेजेंट टेंस है तो नोज लगा दो, नोज लगा। ऊपर वाला आईएनजी वर्ब था इसलिए गलत था, नीचे वाला जीरेंट है करेक्ट। ठीक है, जीरेंट फॉर्म में लगा सकते हो। ये हो गया। अब एक सेंटेंस ऐसा मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और ऑप्शन में दे रही हूँ आई मतलब नो, दूसरा में डाल दिया हैव बीन नोन, तीसरा ऑप्शन में डाल दिया हैव नोन, चौथा ऑप्शन इज नो इंप्रूवमेंट। चलो बताओ कौन सा करेक्ट? आई नो द ट्रूथ, आई नो द ट्रूथ। तो यहाँ भी तो हम नो का आईएनजी नहीं होता, इतना तो पता है कि नो का आईएनजी नहीं होता, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट आंसर हुआ। अब मुझे बताओ कि ये नो क्यों नहीं हो? यहाँ आपने नो लगाया, बट यहाँ नो क्यों हटाया? नो क्यों हट रहा है? क्योंकि सेंटेंस में ना, देखो यहाँ तक अगर सेंटेंस होता ना, आई हैव बीन नोइंग हिम, यहाँ तक सेंटेंस होता तो मैं नो लगाती, लेकिन यहाँ पे फॉर आ गया, मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ, फॉर आ गया, और सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है ना, मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ, मैंने उसको पास्ट में जानना शुरू किया। सपोज मैंने लंबे समय से 2018 में जानना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक मैं उसको जानती हूँ। ओके, तब से लेकर अब तक मैं जानती हूँ, तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में चाहिए, ठीक है, परफेक्ट टेंस चाहिए। तो लेकिन ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, नहीं होगा। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक बार बताया था कि फॉर को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर को तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं लगाया? जैसे मैं देखो सेंस देखो, आई वर्क फॉर 3 days, मैं 3 दिन, आई वर्क फॉर 3 hours, मैं हर दिन 3 घंटे काम करती हूँ, तो यहाँ तो मैं सिंपल प्रेजेंट लिख सकती हूँ, बट मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि मैं उसको हर दिन जानती हूँ, ये नहीं बोलोगे ना। जैसे कोई काम आप हर दिन रूटीन में कर सकते हो, बट किसी को जानने का काम रूटीन में थोड़ी होगा। ओके, रूटीन एक्शन किसको थोड़ी है कि मैं उसको हर दिन जानता हूँ, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में मत रखना, इसको परफेक्ट में रखना, ठीक है, परफेक्ट में रखना। तो आप बोलोगे कि मैम परफेक्ट तो ये भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं उसको लंबे समय से जान चुका हूँ, मैं इसका आईएनजी नहीं कर सकती क्योंकि नो का आईएनजी नहीं होता है ना, और परफेक्ट तो ये भी है। अब ध्यान रखो कि ये हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, और हैव के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म एक्टिव। सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना, ओके, सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानने का काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन नोन का मतलब होता है मैं जाना जाता हूँ, मैं नहीं जाना जाता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो जानने का काम मैं कर रहा हूँ, तो एक्टिव में, एक्टिव एक्टिव, पैसिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ नोइंग वर्ड नहीं रहता, कोई दूसरा वर्ड रहता, जैसे आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ मुझे कुछ सुधारने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि टीच का तो आईएनजी होता है ना, मैं लंबे समय से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन टीचिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, तो उसका दिक्कत नहीं है, बस नो का दिक्कत है, पैसिव नहीं जाएगा। ओके, तो बता दो, इज इट क्लियर? क्लियर है ये? आई हैव टॉट भी लगा सकते हो, वहां काम खत्म हो चुका है, यहाँ भी पढ़ा रहे हो। जो वर्ब का आईएनजी बनता है, इस देखो आई हैव टॉट, ये भी गलत नहीं है, बताइए सेंस अलग है, मैं लंबे समय से पढ़ा रही हूँ, मैं लंबे समय से पढ़ा चुकी हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ये भी हो गया, नो वाला हो गया। अब आ जाओ, और किसका किसका आईएनजी नहीं होता है? नो का तो आईएनजी नहीं होता एज अ वर्ब, बट एज अ जीरेंट होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये भी बहुत खतरनाक वर्ड है, हैव। ये हैव का ना, हैव का कभी कभी आईएनजी होता भी है और कहाँ पे नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने लिख दिया ना अरे हैव का आईएनजी नहीं होता है, आप बोलोगे कि मैम हमने तो कई बार सुना है कि हैव का आईएनजी होता है, बस याद रखना ना, हैव का आईएनजी तब नहीं होगा जब हैव सेंटेंस में पोजेशन बताए, आई हैव अ पेन, पोजेशन, मालिकाना अधिकार, ओनरशिप बताए,
मीन्स आई एम द ओनर, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वो गलत हो गया। मतलब मेरे पास आई एम द ओनर ऑफ अ हाउस, मैं ओनर हूँ, पोजेसर हूँ इस हाउस का, तो आईएनजी तब नहीं होगा। लेकिन बाकी सेंस में हो सकता है, बता रही हूँ। हैव का हैविंग होता है, बट कब नहीं होता है? जब पोजेशन बताए। जब पोजेशन बताया तो आईएनजी नहीं होगा, बट बाकी केस में होता है। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस, लिखते जाओ, पहले लिखते जाओ। नो का तो आईएनजी होता है, नहीं होता है, बट हैव का कभी कभी होता भी। कब नहीं होता है? जब पोजेशन बताया, बट बाकी केस में होता है। जैसे लिखा मैंने, ही इज हैविंग 2 sisters, he is having tea, he is having fever, या he is having dinner, he is having a meeting today, लिखो पहले। he is having a meeting next week भी लिख सकते हो। next week फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो लगा ही सकते। एरर नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं? आपको बनाना है एरर, बाकी बच्चों का बन रहा है। ये मेरे सामने टाइप करने से कुछ नहीं होगा। एरर क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप खुद देखिए। मैं यहाँ से आप क्या कर सकती हूँ? ओके, एरर आपको खुद ही बनाना है। और अभी तो आपका टॉपिक वाइज में आप कंप्लेन कर रहे हो कि एरर नहीं बन रहा है टॉपिक वाइज। उसको 2 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, बट बनाना तो होगा ही। बार बार मैसेज कर करके, स्पैम कर करके कुछ नहीं होगा। बोलोगे कि मैम मैथ्स में मेरा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो टीचर आपको कैलकुलेशन का ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन करना तो आपको खुद ही है ना। कंप्लेन नहीं करिए, अपने वीक पोजीशंस पे आप खुद वर्क करिए। जैसे बच्चे बोलते हैं कि समुद्र मंथन का वर्ड याद भूल जाते हैं, याद नहीं हो रहा है, तो मैं ये नहीं सुनूंगी ना। मैं तो ये बच्चों का सुनूंगी जिनको याद हो रहा है। समुद्र मंथन जैसा बेस्ट बैच, जिसको मैंने अपनी पूरी जी जान लगवा दिया याद करने में, तो आप देखो कि आपको क्यों नहीं याद हो रहा है, और कैसे बाकियों को कैसे याद हो जा रहा है, आपको याद नहीं हो। देखो एक लिख के भी भेज रहे हैं, मैम समुद्र मंथन का वोकैब से हिंदू का एडिटोरियल को समझना आसान हो गया। और ये मैंने आपको जब समुद्र मंथन बैच स्टार्ट किया था ना, उसी समय बोला था कि हिंदू पढ़ के समुद्र मंथन नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वर्ड्स करते हो। अगर आप समुद्र मंथन पढ़ के हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि हिंदू में कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है ना जो आपने समुद्र मंथन में ना पढ़ा, तो ईजी हो जाता है, काम ईजी हो जाए। पढ़ना है, परफॉर्म तो आप ही को करना। वर्ब का फोर्थ सेट में 45 क्वेश्चन सही थे। तो अब मुझे बताओ कि कितना क्वेश्चन था पहले। आपने बोला कि मैम आपने जो वर्ब का चौथा शीट दिया है, मेरे उसमें 45 क्वेश्चन सही थे। अब मुझे बताओ कि कुल मिला के कितने क्वेश्चन थे उसमें? क्वेश्चन कितना था? ये समझ सकती हूँ ना कि नहीं होता है एक बार में पूरा करेक्ट कहाँ से हो जाएगा। सिक्सटी थ्री थे, बहुत बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 सही था ना आपका? ओके, 65 में से आपका 43 सही था। इट्स वेरी गुड स्कोर। पहली बार में ये वाला वेरी गुड स्कोर। ओके, वेरी गुड स्कोर है। धीरे 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 इंप्रूव होते जाता है। मैम मेरा सीपीओ में 50% क्वेश्चन सही है इतना पढ़ने से। वो सीपीओ का आंसर किसे मैच किया? अब राहुल का देखो अलग अलग है, अलग अलग बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है ना। 63 में से उनका 43 सही है, और राहुल कुमार बोल रहे हैं कि मेरा 63 में से 53 सही है। अलग अलग जाता है, देखो हर का सब सेम नहीं होता है ना, वेरिएशंस होता है। लेकिन आपसे कुछ गलती हो रहा है तो आपको पता है ना कि मैंने क्या सोच के किया था, मेरी क्या गलती हो गई, तो अपनी गलती पे आपको खुद वर्क करना है। ओके, जो आप खुश रहो कि मेरा इतना तो करेक्ट हुआ है ना। अब मेरे को देखना है कि बाकी वाला क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग हुआ है वो क्यों रॉन्ग हुआ है। हो सकता है ना रॉन्ग होने के बाद आपको समझ में आ गया कि क्यों रॉन्ग हुआ है, तो फिर आगे नहीं रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, 63 में 53 आया, वेरी गुड, क्वालिफाइड हो। बहुत ज्यादा एरर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कभी कभी तो आपका एरर में ना, जब टॉपिक वाइज एरर आता है ना, तो कभी कभी आपका 63 में ना हो सकता है 60 भी आए, क्योंकि आपके दिमाग में होता है ना कि यहाँ तो जो भी एरर है वर्ब का एरर है। असली कहानी तो जब सारा एरर्स क्वेश्चन में मिक्स होकर आता है, वो भी इंप्रूव हो जाता है। उसमें भी जब मिक्स्ड एरर्स की प्रैक्टिस में आप आओगे ना, तो उसमें भी शुरू के 1 मंथ स्ट्रगल करना होता है। बनाने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि सही बना, लेकिन धीरे धीरे बन जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बैच में कुछ बच्चे देखते हो क्वेश्चन देखते साथ आंसर कर देते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। ओके मैं, मेरा नो एरर वाला भी सही हुए थे तब मैं बहुत खुश थी। 50 में 50 लाया है सीपीओ का स्कोर ना, जो आंसर किया है। बच्चे हैविंग हैव का आईएनजी कब गलत होता है, थोड़ा वाक्य का सेंस देखना होगा। जब पोजीशन बताता है, आपको लग रहा है पोजीशन क्या होता है, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास कैमरा है, ये सब पोजीशन बता रहा है कि मैं इस कैमरा का की ओनर हूँ, मैं इस घर की ओनर हूँ, मैं स्टूडियो की ओनर हूँ। ओके, आई एम द ओनर ऑफ 2 सिस्टर्स, मेरे 2 ब्यूटीफुल सिस्टर्स है, ऐसा कुछ मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे हैविंग ओनरशिप बता रहा है, आई एम द ओनर ऑफ ब्यूटीफुल हाइस। आई हैव, मेरे पास 2 सिस्टर्स है, यहाँ भी ओनरशिप बता रहा है। और जहाँ पे हैव ओनरशिप बताए कोई चीज आपके पास है, वो वाला सेंस आए। अरे आपको 2016 में सीजीएल देना है राहुल कुमार, आपका अभी अभी आपका 63 में 40 पता नहीं 43 या 53 जो भी बोला आ रहा है, ठीक है, इस बच्चे का, और उसको 2026 में देना है। तब तो ये बच्चा उस समय तक तो इतना प्रो हो जाएगा ना, तो रैंक होल्डर रहेगा, टॉप 3 में रहेगा, टॉप 3 में रहेगा। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। तो ही के साथ हैव नहीं होगा। अरे दिव्यांगी क्या लगा रही हो, ही के साथ हैज होगा, तो यहाँ पे हैविंग नहीं होगा ना। और जब आईएनजी हटेगा तो इस भी तो हटेगा, तो ही हैज लगाना। ही के साथ हैव कहाँ से लगा, सब हैव लगा के बैठे हुए हैं। इसके साथ आईएनजी लगाते हैं ना, और आईएनजी किसका बनता है, वी1 का ना, हैजिंग थोड़ी होगा।
हैजिंग नहीं होता ना, हैविंग होता है। अब हम तो इस भी हटा रहे हैं, ही हैज टू सिस्टर्स, ही हैज टू सिस्टर्स। अब देखो ही इज हैविंग टी, तो यहाँ वो सेंस नहीं आ रहा है। ही इज हैविंग टी का मतलब है उसके पास चाय है, वो चाय का मालिक है, ऐसा थोड़ी है। ही इज हैविंग टी, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है। तो यहाँ हैविंग के सेंस में है, ड्रिंकिंग के सेंस में, ओनरशिप नहीं बता रहा। आई एम हैविंग फीवर, मेरे पास 1 किलो फीवर नहीं है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज हैविंग डिनर, वो अपना डिनर ले रहा है, मतलब खाने के सेंस में। तो यहाँ का हैविंग ना पीने के सेंस में, खाने के सेंस में, सफरिंग के सेंस में। आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग फीवर, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट। यूट्यूब वाले टीचर डरा रखे हैं, तो आप इतने छोटे थोड़ी है कि डर जाओगे। आप इतने छोटे थोड़ी है कि डर जाओगे। जब भी आपको डर लगने लगे ना और अपने आप पे डाउट होने लगे, तो आप मेरा पिछले 3 साल का मीटअप वीडियोस देखना। मीटअप वीडियोस देखोगे ना तो अलग सा एनर्जी मिलेगा। उसमें बच्चे शेयर करते हैं ना, मैं हिंदी बैकग्राउंड से, मेरे को लगता था ना कि मेरे से इंग्लिश नहीं हो पाएगा, मेरे इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक जाता था। मेरे से लगता था कि इंग्लिश नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि चलो अंतिम बार दे देती हूँ, उसके बाद एग्जाम देना ही छोड़ दूंगी या दूंगा। तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ उनके साथ किया, बस वो बताते हैं उसके बाद ना मैंने आपका ये बैच किया, ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैंने उसका एग्जाम निकलवाया, एग्जाम निकलना होता तो सबका निकलवा देती। उसके बाद वो बताते हैं ना कि मैंने आप क्लास में ऐसा बोलते थे ना, ये करो तो मेरे को फायदा हुआ। तो अपने आप पे डाउट नहीं करना। आप लोग नेक्स्ट वीक एक मीटिंग अटेंड करने वाला है, अटेंडिंग होगा या कंडक्टिंग के सेंस में हो, तो यहाँ पे लगा देना। हैविंग का आईएनजी तभी रॉन्ग होगा ना जब पोजीशन बताए, बट बाकी केस में सही है। हिम्मत नहीं हारनी है। एक से एक बच्चा जिसको इंग्लिश से एकदम, उसको इंग्लिश पसंद ही नहीं था, लेकिन बस यही सोच के पढ़ो ना कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन कौन सा मेरे को जिंदगी भर ये पढ़ना है। 1 आध साल की बात है, 1 आध साल की बात है, पढ़ लो, उसके बाद फिर कौन ये सब पढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में ना बस यही 1-2 साल है, उसके बाद तो आपकी लाइफ मजे वाली है। यही जो 1-2-3 साल का टाइम होता है ना, पूरी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, यही 2-3 साल अपने आप को झोंक दो, भूल जाओ अगल बगल, एकदम डूब जाओ। और एसएससी का एग्जाम कोई आईएएस यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है, जहाँ पे ना बहुत मैटर करता है डिस्क्रिप्टिव। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, वहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि आपने भी लिखा, आपके दोस्त ने भी लिखा, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना इवैल्यूएटर का मन हो कि उसको किसका आंसर पसंद आ रहा है, ये सब ना थोड़ा सा गैम्बल वाला हो जाता है। बट एसएससी एमसीक्यू एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, दोनों आपका और दोस्त का आंसर सेम होना चाहिए। तो ये सब एग्जाम्स को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ये वाला हैविंग वाला हो गया, बस एसएससी क्रैक करने के लिए। और ये एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे कुछ नया भी नहीं आता है, कोई नया नहीं आता है, घिसा पिटा मोनोटोनस क्लीशे वाला एग्जाम है। मतलब वही चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। ओके, कुछ नया भी नहीं पूछ रहे हैं कि इस बार अरे वो चैप्टर से ज्यादा पूछ दिया, उससे कम पूछ दिया। ये एक नॉर्मल एग्जाम है। यहाँ पे बच्चों को ना बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहना है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहना है। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ एवरी डे चारों सब्जेक्ट और एकदम टाइम ले लेके पढ़ रहा है ना, तो वो तो निकालेगा एग्जाम। अब तीसरा आ जाओ, हियर। हियर हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। अगर हियर सुनने के सेंस में, लिसन के सेंस में हो, सुनने के सेंस में किसी चीज को सुनना, तो उसका हियरिंग मत बनाना, हियरिंग नहीं बनाना। बट लिसन का आईएनजी बनता है, ठीक है। लिसन का आईएनजी होता है बट हियर का नहीं होता। लेकिन एक हियर सुनवाई के सेंस में, कोर्ट वगैरह में हियरिंग होता है ना, सुनवाई, सुनवाई हियरिंग इन कोर्ट्स एंड ऑल, तो उसका तो आईएनजी बनता है। ओके, हियरिंग मतलब प्रोसीडिंग के सेंस में हो तो बनेगा। आप लोग को लगता है ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपने आपको लगता है कि आपको पता नहीं है कि आपका सामने वाला आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आई एम हियरिंग म्यूजिक, द जज इज हियरिंग द केस। देखो ऊपर वाले सेंस में क्या जा रहा है, ऊपर वाला मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, सुनने का सेंस है तो आईएनजी मत लगाना। अगर इसको आईएनजी में रखना ही है ना, तो हियर को हियरिंग बना दो, सॉरी हियर को लिसनिंग बना दो। लेकिन ध्यान रखना लिसनिंग के साथ टू आना जरूरी है अगर आईएनजी में रहना है, ठीक है। एज अ जीरेंड तो यूज कर सकते हो, जैसे आफ्टर हियरिंग द म्यूजिक, आफ्टर हियरिंग द म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के बाद मैं वहां से निकल गया, तो यहाँ तो जीरेंड है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, यहाँ तो लगा सकते। ओके, ये लगा सकते। जैसे मैंने लिखा, अगर इसका आईएनजी रहे ना, ना रहे, तो आई हियर म्यूजिक और आई लिसन म्यूजिक। नीचे वाला गलत है, ऐसा भी एरर आता है। नीचे वाला गलत इसलिए है, हियर का तो मतलब आईएनजी नहीं है तो सही है। लिसन के साथ हमेशा टू लगाना, ठीक है। हियर के साथ हम टू नहीं लगाते, बट लिसन के साथ टू लगाना। आई लिसन टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, बट हियर के साथ नहीं। अभी एक ही सब्जेक्ट है, अभी तो आपको रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मीटअप में आके देखो, उस पे लगता है कि मतलब लगता है उन लोग से बात सुन के लगता है ना कि निकालना एग्जाम उतना भी टफ नहीं है। यूट्यूब पे तो डराया जाता है, डर का बिजनेस है, डरा के ही तो बैच बेच देंगे। यूट्यूब पे डराया जाता है, 10 सोर्सेज दिया जाता है, लेकिन वही बच्चा एग्जाम निकालता है। ये तो एकदम दिमाग में बैठा लो। वही बच्चा, जब बच्चों की आप स्टोरी सुनोगे ना, वही बच्चा एग्जाम निकालता है जिसने सिर्फ एक सोर्स को फॉलो किया है। मैथ्स के लिए एक टीचर, रीजनिंग के लिए एक, और जीएस और वो सब के लिए एक टीचर को फॉलो करना है, और बस एक टीचर को फॉलो करना है। और एक टीचर को फॉलो करने के बाद ना रिवीजन आपका, एक टीचर को जितना पढ़ाना है वो पढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन आपको खुद करना है।
सीधे साधे, इतने सीधे साधे इनोसेंट बच्चे मीटअप में आते हैं, देखिए मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं और इतने सीधे साधे लगते हैं, कैसे काम संभालेंगे? तो इतना सीधा साधा बच्चा है, ओके, इतना डर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन वो बच्चा जब जाता है ऑफिस में 1 साल बाद उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। आफ्टर अभी मैं संडे, मेरे को कुछ काम था, मेरे को दिल्ली में ऐसा जगह जाना था ना जहाँ पार्किंग वगैरह का प्रॉब्लम था पार्किंग वगैरह का प्रॉब्लम था, तो मैं बहुत लंबे समय बाद, पहले तो मैं मेट्रो से ही करती थी मुखर्जी नगर, मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मुझे लग रहा है 2 साल 3 साल बाद मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी सैटरडे को, पिंक लाइन में थी मैं, ठीक है, सैटरडे को, और मेरे को पता है कि मेरे को कोई ना कोई मिलेगा ही, एंड देयर वाज वन गर्ल, मैंने उसको नहीं पहचाना, ठीक है, वो गर्ल, और मेरे पास सीट नहीं था, मैं खड़ी थी, देयर वाज वन गर्ल जो बैठी हुई थी और वो मेरी तरफ देख रही थी, और उसके ना गले में आई कार्ड था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, एमईए का, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल, और मैं समझ गई जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा ना, ओके, और मैं समझ गई, और उसके गले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आई कार्ड देख के मैं समझ गई ये मेरी स्टूडेंट, फिर उसने आके मिला मुझसे कि मैं 2000 किसमें 22 वाली स्टूडेंट है। तो हियर का सुनने के सेंस में आईएनजी मत लगाना, बट सुनवाई, द जज इज हियरिंग द केस, जज केस को सुन नहीं रहा है, द जज इज प्रोसीडिंग द केस, जज केस की सुनवाई कर रहा है, सुनवाई करने में आईएनजी लगा देना, बट सुनने में आईएनजी मत लगाना, जीरेंट फॉर्म में लगा सकते हो। ओके, हियर का भी नहीं होता है, अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। शुरू में सब बच्चा डरता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर आप ही लोग ना एग्जाम निकाल के यूट्यूब वीडियो खोल के, ब्रो इस टीचर को फॉलो करो, ब्रो उस टीचर को फॉलो करो, सजेशन देंगे आप ही लोग में से। अपीयर, अपीयर, ठीक है, अपीयर का मतलब होता है सीम, सीम प्रतीत होना, जिसको हिंदी में इंग्लिश वाले स्टूडेंट इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चोरी आपने की है, मुझे ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू मी, अगर आप अपीयर प्रतीत होने के सेंस में हो तो उसका आईएनजी नहीं होगा, ठीक है, आईएनजी नहीं होता, और सीम का भी, क्योंकि प्रतीत होना, सीम होना सब स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं, लेकिन कभी कभी होता भी है। खुशी होती है, स्टूडेंट्स को देख के अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लास लिया था उसने, जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती थी तो वहीं की स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को देख के बहुत खुशी होती है। लिखा मैंने, इट इज appearing to me that you stole the jewelry. The actor, seem का भी ing नहीं होता, the actor is appearing. आज हम लोग प्रेजेंट टेंस खत्म कर लेंगे, कल से पास्ट शुरू करेंगे। ऑन द स्टेज, he is appearing in the exam, the stars are appearing in the sky. कभी कभी appearing करेक्ट भी होता है, रॉन्ग भी होता है, कभी कभी रॉन्ग कब होता है, जब सीन के सेंस में, ओके। भटकना नहीं, भटकना नहीं है, देयर वाज वन गर्ल, आपने मीटअप का वीडियो देखा होगा, उसने मुझसे 2016 में पढ़ा था, हाँ देखो 2016 में पढ़ा था और सिलेक्शन लिया है 2024 में, 2024 में भटक गई थी, उसने खुद मीटअप में आके बोला है कि मैंने एसएससी दिया तो नहीं हुआ ना, तो फिर वो प्राइवेट जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने का शुरू में तो बड़ा मन होता है, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर उसने क्या किया, फिर प्राइवेट जॉब छोड़ा, फिर एसएससी की तैयारी में लग गई और फाइनली, तो प्राइवेट जॉब तो चलो अंत में आपको करनी है, खराब नहीं होता, प्राइवेट जॉब अंत में करनी है, लेकिन जब टाइम है ना उतने टाइम में तो आप अपना मेहनत कर लीजिए, ओके, अटेम्प्ट तो कोशिश तो उतने टाइम में आपको कर लेना, ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तो फिर आप प्राइवेट जॉब करें, बीच में प्राइवेट, फिर जाके आत्मा जागी, फिर जाके आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्रतीत हो रहा है कि सारे गहने आपने चुराए, तो ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं, अगर अपीयर प्रतीत होने के सेंस में तो आईएनजी नहीं, लेकिन द एक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, तो एक्टर है जो वो स्टेज पे प्रतीत नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वाला सेंस नहीं है, मतलब एक्टर स्टेज पे चलते हुए आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, मतलब उनका आगमन हो रहा है, आ रहे हैं, तो यहाँ पे सही है, ही इज अपीयरिंग इन द एग्जाम, एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहा है, एग्जाम्स में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, अलग ये होगा, और स्टार्स तारे जो है आसमान में उग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आईएनजी लगा दे, प्रतीत होने के सेंस में मतलब, ठीक है, ये भी हो गया, अभी और भी करवा रही हूँ, नो वाला हो गया, हैव वाला हो गया, जैसे एक क्वेश्चन था, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये प्रीवियस ईयर का है, माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैंस हैं, ओके, तो यहाँ भी माधुरी दीक्षित हैज, अपीयर वाला भी हो गया, स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई,
हियर वाला भी हो गया। लिसनिंग का आईएनजी होता है, लिसनिंग के साथ टू लगाना, बट हियर का आईएनजी हियरिंग नहीं होता। और जज सुनवाई कर रहा है, ये भी हो गया। और लाइक, किसी को लाइक करना स्टेटिव वर्ब है, और लाइक का भी लिखो, इसका भी आईएनजी नहीं होता। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, तो यहाँ का लाइकिंग वर्ब है, तो यहाँ भी आईएनजी नहीं होगा। ही लाइक्स। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो लाइक वर्ब था और लाइक स्टेटिव वर्ब है, कंटिन्यूएशन में नहीं हो सकता, इसका आईएनजी नहीं होगा। बट यहाँ तो आईएनजी करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे अ लगा है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और जब नाउन हो और नाउन आईएनजी फॉर्म में हो, इसका मतलब है ये जीएंड है, उसको मिठाई के प्रति लगाव है, प्यार है। तो यहाँ का लाइकिंग आर्टिकल के साथ, आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब थोड़ी आता है, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है, तो यहाँ का आर्टिकल वर्ब नहीं है, यहाँ का लाइकिंग वर्ब नहीं है, नाउन है, तो लगा देना आईएनजी। बट अगर वर्ब फॉर्म है तो नहीं लगे। अच्छा मैम, दीदी के हस्बैंड जीएसटी इंस्पेक्टर है। वो तो होता है। प्रतीत इन इंग्लिश मीन्स सीम्स, इंग्लिश में नहीं लिखा है, सीम्स इंग्लिश में भी लिखा है। एक ने बोला था, मैं एक शादी अटेंड करने गया था मैम, कोविड के समय, तो वहाँ पे कोई भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीएसटी टाइप से, तो मैंने उन्हें उसी समय ठान लिया था कि मैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनूंगा। और मैंने कोविड में अकेले रहता था हॉस्टल में, सिर्फ दाल पी के मैं नीचे भी नहीं उतरता था कि कोरोना। आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब थोड़ी आता है, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है, तो यहाँ का आर्टिकल वर्ब नहीं है, यहाँ का लाइकिंग वर्ब नहीं है, नाउन है, तो लगा देना आईएनजी। बट अगर वर्ब फॉर्म है तो नहीं लगे। अच्छा मैम, दीदी के हस्बैंड जीएसटी इंस्पेक्टर है। वो तो होता है। प्रतीत इन इंग्लिश मीन्स सीम्स, इंग्लिश में नहीं लिखा है, सीम्स इंग्लिश में भी लिखा है। एक ने बोला था, मैं एक शादी अटेंड करने गया था मैम, कोविड के समय, तो वहाँ पे कोई भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीएसटी टाइप से थे, तो मैंने उनका स्वैग देखा ना, मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनूंगा। और मैंने कोविड में अकेले रहता था हॉस्टल में, सिर्फ दाल पी के मैं नीचे भी नहीं उतरता था कि कोरोना ना हो जाए, जैसे भी कर करके मैं बच्चे ने निकाल लिया। तो हम लोग किसी ना किसी को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। वो किसी शादी में वो देख लिया होगा जीएसटी इंस्पेक्टर का स्वैग को, जलवे उनके। ठीक है, ये भी हो गया, लाइक का भी लाइकिंग नहीं बनता है। और हाँ, अब आ जाओ, अभी और भी आपको लिखवाती हूँ। जैसे जैसे एक होता है सेंस ऑफ परसेप्शंस, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, हाँ, अब आ जाओ, अभी और भी आपको लिखवाती हूँ। जैसे जैसे एक होता है सेंस ऑफ परसेप्शंस, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, आपके बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स है? एक तो ईयर है, कान है, एक नोज है, ठीक है, इसको हम सेंस ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। एक आपका टंग है, स्किन भी है, एक आपका क्या बच गया, आईज है, आईज है, ये सब सेंस ऑर्गन्स है ना। ओके, तो जैसे आप जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ते हो, वी सी विद अवर ईयर्स, वी डोंट वॉच। वॉच का मतलब होता है भगवान ने हमें आंखें दी है वॉच करने के लिए, नहीं सी करने के लिए। वॉच का मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना। जैसे पढ़ते हो ना, वी सी विद आवर आईज, वी हियर विद आवर नोज, वी स्मेल, सॉरी, वी हियर विद आवर ईयर्स, वी स्मेल विद आवर नोज, वी टेस्ट विद आवर टंग्स। तो भगवान ने हमें लिसन करने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने हमें हियर करने के लिए दिया, कान दी है सुनने के लिए, और ध्यान से सुनना इज लिसन। आंख दी है देखने के लिए, ध्यान से देखना इज वॉच। तो इसमें क्या होता है ना कि सी का सीइंग नहीं बनता है, जो सेंस ऑफ परसेप्शंस होते हैं उसका नहीं बनता है, बट वॉच का वॉचिंग बनता है, सी का सीइंग नहीं बनता है। उसी तरह हियर का हियरिंग नहीं बनता है, बट लिसन का लिसनिंग बनता है, ठीक है। और स्मेल का भी स्मेलिंग नहीं बनता है, टेस्ट का भी टेस्टिंग नहीं बनता है। तो ये सारे जो सेंस ऑफ परसेप्शंस है ना, तो उसका आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, उसका आईएनजी नहीं बनता है। जैसे आई एम सीइंग द मूवी, थोड़ा ध्यान से देखना, पहले ये सेंटेंस देखो और ये देखना, आई एम सीइंग द मूवी, तो यहाँ सी देखने के सेंस में है, तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा, ठीक है। आप आई एम वॉचिंग कर सकते हो, ठीक है, वॉचिंग कर सकते हो, वॉच का वॉचिंग होता है, ओके। दूसरा, अब देखो, आप बोलोगे मैम यहाँ का सीइंग तो आपने हटा दिया, क्योंकि यहाँ सीइंग देखने के सेंस में, देखने के सेंस में तो सी का सीइंग नहीं बनता है, वॉच का वॉचिंग बनता है, ओके। लेकिन यहाँ का सीइंग करेक्ट है, क्यों? टीचर आपको बोलते हैं ना सी यू सून या सी यू टुमारो, तो यहाँ सी यू टुमारो का मतलब चलो कल मैं आपको देखूंगी, यहाँ सीइंग देखने के सेंस में नहीं है, मीटिंग के। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं, तो यहाँ सीइंग ना देखने के सेंस में नहीं है, आईएनजी नहीं होगा, यहाँ मिलने के सेंस में होगा, होगा। एक और सेंटेंस लिखना इसी के नीचे, डी सेंटेंस में एक और, यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखो, सीइंग इज बिलीविंग। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का सीइंग तो देखने के सेंस में, तो आपने हटा दिया, वॉच का वॉचिंग होता है, और यहाँ सीइंग का मतलब है सीएम को मैं देखूंगा नहीं, कल मैं सीएम से मिलूंगा, मिलने के सेंस में, सी यू सून। और यहाँ का सीइंग करेक्ट है, क्योंकि ये इज वर्ब है, और वर्ब ने एग्रीमेंट किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन है, जीरेंड है, जीरेंड फॉर्म में सीइंग डाल सकते हो, बट नॉट एज अ वर्ब, नॉट एज अ वर्ब डालना। और जहाँ सीइंग मिलने के सेंस में है ना, नो डाउट यहाँ का सीइंग वर्ब ही है, बट यहाँ सीइंग देखने के सेंस में नहीं, मिलने के सेंस, मिलने के सेंस में आईएनजी लगा दोगे, देखने के सेंस में एज अ वर्ब हटा दें। अभी मैं यूट्यूब पे ना, मैंने यूट्यूब पे, अभी मैं थोड़ा सा छुट्टी पे जाऊंगी नेक्स्ट वीक, तो मैंने यूट्यूब पे कोई नया सेशन नहीं डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है बीच में रुक जाएगा, ओके, 3-4 दिन के लिए रुक जाएगा। तो हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं यूट्यूब का स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया था, और फिर मैंने यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट नहीं किया। अब लिखो, आप ये लिख लिया ना, अब ये लिखो, ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, सारा लगेज मेरे को बिलोंग करता है, और बिलोंगिंग स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, बिलोंगिंग, सारा सामान मेरा है, मेरे को बिलोंग करता है, तो इसमें बिलोंग्स करना, आईएनजी नहीं लगता है। और ठीक इसी के नीचे एक और सेंटेंस लिखना, ऑल हिज बिलोंगिंग्स वर स्टोलन। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ का बिलोंगिंग आपने गलत क्यों किया, क्योंकि यहाँ का बिलोंगिंग वर्ब था, और बिलोंगिंग स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है।
और यहाँ का बिलोंगिंग्स तो नाउन है ना, वर्ब टू लेन तो वर्ब, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो यहाँ का बिलोंगिंग्स नाउन है, नाउन फॉर्म में करेक्ट है बट नॉट एज अ वर्ब. अगर अगर आपने वो किया है ना, अगर आपने ये स्टूडेंट ने बैच लिया है, ठीक है, स्टूडेंट ने बैच लिया है समुद्र मंथन का और खुद से नोट्स बना रहे हो और बैच में मैंने कुछ रिकॉर्डेड मतलब कुछ पीडीएफ्स भी डाला है, ठीक है, खुद का नोट्स और पीडीएफ्स जितना भी फ्रेजल वर्ब का डाला है, होमोनिम्स सिनोनिम्स कर लोगे तो फिर बुक लेने की जरूरत नहीं, उतना कर लोगे, बुक लेने की जरूरत नहीं. ओके, ये भी देख लेना. अब लिखा मैंने होपिंग फॉर द बेस्ट और दूसरा लगाया, लिखते जाना, ये जो भी नंबर हो, ये आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. अब बोलोगे कि मैम हम तो कोई कार्ड्स वगैरह या मेल मेल वगैरह में लिखते हैं ना होपिंग फॉर द बेस्ट, तो वहां तो होपिंग सही है क्योंकि यहाँ का होपिंग जीरेंड है, जीरेंड में सही है, बट आई एम होपिंग में ये होपिंग वर्ब है और होपिंग स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी मत लगाना, आई होप फॉर द बेस्ट. अच्छा, मैम तो प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश. ओके, सी होपिंग ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ वर्ब. ठीक है, हाउ डिड यू गेट टू नो दिस इज अ वर्ब? दिस इज an auxiliary verb and this is a main verb. If hoping, hope is a stative verb. Okay, hope is a stative verb and it cannot go in ing form. We cannot have the continuous, we cannot have the progressive form of hoping. Okay, hoping is a stative verb and if in a sentence hoping acts as a stative verb, we cannot make the ing of hoping. We'll write I hope for the best. Then you'll have a question in mind. Here also hoping, you have used the word hope, you have used the ing form, but still it's correct because it's acting as a gerund. Okay, here it was acting as a verb and as a stative verb, we cannot make the ing of hoping, but here it's acting as a gerund and gerund itself is in ing form. Here it is ing is correct. Again I write a sentence. मैंने लिखा I am wishing you good luck. Again, wishing is a stative verb. Okay, it cannot go in ing form. I'm wishing you good luck. Today I'll be doing the idioms. Okay, recent idioms which was asked in your CPU exams. And after studying the 2000 idioms from the PDF, you'll get to know कि we don't have to do anything extra apart from the 2000 that I have provided. मैंने आपको 2000 idioms का PDF प्रोवाइड किया है. ओके, 2000 का PDF और इसी को रट डालिए, इसी को रट डालिए क्योंकि हर एग्जाम में ना 98%, 99 भी लिख सकती हूँ मैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 98% idioms इसी से आ रहा है और पूरे पेपर में एक आध नया भी आ जा रहा है ना तो मैं उसको ऐड करवा दे रही हूँ. ठीक है, नया भी आ जा रहा है तो आपके पीडीएफ में एक आध उसको नया ऐड करवा दे रही हूँ. ठीक है, तो यहीं से इसके अलावा कोई इधर उधर मत करना क्योंकि इस पीडीएफ में ना मैंने सब कर लिया, फेस एग्जाम, स्टेनो एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, डी ट्रिपल एसबी एग्जाम और एसएससी का तो दो 5-5 हजार idioms याद कर रहे हो, पता चला वहां से आ भी नहीं रहा. जितना दिया है बस वही करो और टाइम बचा के मैथ्स जीएस और वो सब पढ़ो. इंग्लिश पढ़ने से थोड़ी होगा. विशिंग यू गुड लक. तो अगेन देखो ऊपर वाला विशिंग इज अ वर्ब ना, ये ऑक्सिलरी और मेन. विशिंग एक्ट्स एज एन वर्ब, उसका आईएनजी मत लगाना, बट यहां विशिंग इज एक्टिंग एज अ जीरेंड, जीरेंड फॉर्म में लगा दे. ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है सारिका की कितने साल का प्रीवियस ईयर करके जाना है. मेरा पूरा रहता है ना कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके नजर से क्रॉस करवा. एकेडमिक एग्जाम थोड़ी 5 साल का कर लो ये कर लो. सम पीपल आर बिलीविंग, कुछ लोगों को लगता है कि वुमेन जो है मेन से कम्पीट नहीं कर सकते और बिलीव भी स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी मत लगाना और प्लूरल लगाना क्योंकि पीपल प्लूरल है वर्ब भी. अब बोलोगे कि मैम यहाँ का सीइंग को आपने करेक्ट माना क्योंकि यहाँ का सीइंग जीरेंड है और यहाँ का बिलीव भी जीरेंड है. सीइंग इज बिलीविंग, हम जो चीज देखते हैं ना हम उसी पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ इसको वर्ब मत मानना. दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा. ठीक है, आपके दिमाग में आने वाला है कि मैम इसको हम लोग हो सकता है कि इज, आपने तो बोला है कि इज एम आर ऑक्सिलरी और मेन. आपके दिमाग में आएगा कि जैसे ये ऑक्सिलरी और मेन था ना तो ये वर्ब था तो इसका आईएनजी हटा दिया. आपको लगेगा कि यहाँ भी तो ये वर्ब है तो इसका आईएनजी हटा दोगे. नहीं, ये जो वर्ब लगा है ना ये किसके लिए लगा है? ये जो वर्ब लगा है, ये जो वर्ब है ये बिलीविंग के लिए थोड़ी लगा है, ये तो सीइंग के लिए लगा है. सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज हम देखते हैं ना उसी पे भरोसा करते हैं. तो ये भी जीरेंड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में. ये दिस इज आल्सो जीरेंड. जीरेंड फॉर्म में सीइंग और बिलीविंग से. ही इज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स. रिमेंबर करना, किसी को याद करना भी कंटिन्यूएशन में नहीं हो तो ही रिमेंबर्स. उसी तरह ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी ही नेगेटिव है ना, नेगेटिव में डू डज डिड का यूज होता है. ही डजंट अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड. ओके, तो वी डोंट हैव द ing form of understanding, but again if I write there is an understanding. ठीक है, यहाँ अंडरस्टैंड इज एक्टिंग एज अ वर्ब और अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब, इसका आईएनजी नहीं होगा, बट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रदर्स. दोनों भाइयों के बीच में ना अच्छी समझ है. तो आप बोलोगे यहाँ का अंडरस्टैंडिंग तो करेक्ट है मैम क्योंकि यहाँ एन लगा है, एन के बाद आर्टिकल के बाद नाउन आता है. यहाँ अंडरस्टैंडिंग इज एक्टिंग एज अ जीरेंड सही है बट नॉट एज अ वर्ब.
पहले आप वर्ब का चारों पांचों शीट जो दिया है बना लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि फिर कौन सा शीट बनाना है। जब आपका चारों पांचों बन जाएगा ना, फिर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी कौन सा शीट बनाना। और कोई बुक नहीं खरीदना है भाई, ओके? इतना सारा नोट्स इतना डिटेल में किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। नोट्स बनाइए और टॉपिक वाइज भी यहीं से करिए। और क्या बोल रही हूँ मैं, मिक्स्ड भी यहाँ बहुत करवाया है, यूट्यूब पे भी करवाया है, यहाँ भी 2 बैच आपको जो टू डू द वर्क। गलत है। फील का आईएनजी आता है, क्योंकि फील अलग अलग सेंस में, ही इज फीलिंग नर्वस, ही इज फीलिंग स्केर्ड, तो फील का आईएनजी बनता है। आई एम वांटिंग टू डू द वर्क में आई वांट टू डू द। अब स्टूडेंट का एक डाउट है, वांट का भी आईएनजी नहीं होता है, ओके? लेकिन एक ऐसा सेंटेंस आएगा, ही इज वांटिंग। अगर वांट किसी चीज को चाहने के सेंस में है ना, चाहने के सेंस में, डिजायर के सेंस में, तब उसका आईएनजी मत लगाना। आई एम वांटिंग टू डू द वर्क, मैं इस काम को करना चाह रहा हूं, तो वहां आईएनजी मत लगाना, बट ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ही इज वांटिंग इन कॉमन सेंस। यहाँ वांटिंग का मतलब ना क्या है, यहाँ वांटिंग का मतलब है लैकिंग, कमी, ठीक है? एक आपने वर्ड सुना होगा, फॉर वांट ऑफ या लैकिंग इन, सबका मतलब होता है ना कमी के सेंस में, शॉर्टेज, ओके? कमी के सेंस में, फॉर वांट ऑफ मनी, ये प्रोजेक्ट रुक गया फॉर वांट ऑफ मनी। लैकिंग इन का मतलब भी होता है कमी के सेंस में। तो यहाँ वांटिंग चाहने के सेंस में नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आप यहाँ पे एरर ढूंढोगे, ठीक है ना? आप एरर ढूंढोगे, आप तो ये सोच के जाओगे ना कि मैंने तो क्लास में बताया कि वांट का वांटिंग नहीं होता है, चाहने के सेंस में नहीं होगा, बट यहाँ वो चाह रहा है नहीं, उसमें कॉमन सेंस की कमी है। लैकिंग के सेंस में आईएनजी होता है। टाइम हो गया आज, टाइम ले लिया मैंने, अरे केयरलेस। द बुक वॉज बीइंग, बुक उसको दी जा रही थी, गिवन टू हिम, ओके? बीइंग अ हॉट डे, बी का आईएनजी लगा सकते हैं। इट माइट रेन। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, ही इज बीइंग इल। सेंटेंस देखना जरा, ओके? सेंटेंस देखना, फील का फीलिंग सही है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड ऑन। ये देखो, यहाँ का ना फॉर के बाद जो बीइंग आया है जीरेंड, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, ठीक है? द बुक वाज बीइंग, बुक उसको दी जा रही थी। देखो यहाँ जो बीइंग है ना, फॉर बीइंग केयरलेस, यहाँ बीइंग वर्ब नहीं है, जीरेंड है, ओके? और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, ओके? क्या फील कर रहा था, केयरलेस। और यहाँ का बुक उसको यहाँ पे बीइंग में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है? ऊपर वाले सेंटेंस में बीइंग कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो आईएनजी लगेगा। बट यहाँ पे देखो, द बुक वाज बीइंग गिवन, तो यहाँ बीइंग के थ्रू एक्टिविटी बताया जा रहा है पैसिव में, तो यहाँ आईएनजी लगा देना। और यहाँ का बीइंग पार्टिसिपल है, चूंकि उस दिन, तो पार्टिसिपल का भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी आईएनजी होता है, जीरेंड का भी आईएनजी होता है, और बीइंग जीरेंड का भी आईएनजी होता है। और यहाँ तो बीइंग एज अ, और मैंने आपको बताया ये जो बी वर्ब्स होते हैं ना, वो एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, मतलब सॉरी, एस्टेटिव भी होता है और एक्शन वर्ब भी होता है। अब देखो, ही इज बीइंग इल, ये तो गलत होगा। यहाँ जो बीइंग है ना, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में उसका आईएनजी नहीं लगा, उसको बीमार हुआ जा रहा है, सिंपली लगा दो ही इज इल, बीइंग नहीं लगा। अच्छा सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने, ही वाज स्कोल्डेड, सॉरी। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। मैंने आपको कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट करवाऊंगी और पास्ट टेंस भी शुरू करूंगी।